भी देश की आर्थिक प्रगति उसके पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर होती है। स्वतंत्रता के बाद पूंजी निर्माण ने धीरे धीरे सशक्त दिशा प्राप्त कर ली है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर का आज ये हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में पूंजी निर्माण और उसका विकास। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत में पूंजी निर्माण और आज का टॉपिक है भारत में पूंजी निर्माण और उसका किस प्रकार से विकास होगा और हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत में पूंजी निर्माण का विकास। अब अभी हमने पढ़ा कि पूंजी निर्माण किस प्रकार किया गया, पूंजी निर्माण क्या है, मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी क्या है, किस प्रकार से पूंजी की भविष्य में संभावनाएं क्या क्या है, किस प्रकार से भविष्य में के लिए उसको और तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही। तो इन सब चीजों को हमने अभी तक पढ़ा। अब हम देखेंगे कि भारत में पूंजी निर्माण का विकास कैसे। तो अभी देखते हैं कि भारत में पूंजी निर्माण जो का अर्थ है उत्पादन साधनों में वृद्धि और के लिए की गई बचत और निवेश की प्रक्रिया। देखिए, भारत में पूंजी निर्माण का अर्थ है कि उत्पादन साधनों में वृद्धि, कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि किस प्रकार से किया जाए, है ना, के लिए, और वृद्धि के लिए जो बचत की गई है, कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि के लिए जो हम बचत कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, मतलब बचत भी कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, दोनों चीज। तो इसकी प्रक्रिया है कि बचत भी करा जा रहा है और निवेश भी करा रहा है। तो उत्पादन साधनों में वृद्धि के लिए की गई बचत और निवेश, यह देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का प्रमुख आधार है। यह हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि है और उसका विकास जो हो रहा है उसका प्रमुख आधार है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पूंजी निर्माण का विकास धीरे धीरे हुआ, है ना, कि अभी स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले हमने देखा था कि पूंजी निर्माण इतना नहीं था, बहुत कम दर थी, बहुत कम था। अब स्वतंत्रता के बाद भारत में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया गया और विकास इसका धीरे धीरे ज्यादा होने लगा और आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रमुख आधार माना गया। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम थी। जब प्रारंभिक वर्ष में अभी हमने बताया था कि कितनी थी, शायद 5 थी, 6, बहुत कम थी, क्योंकि बचत और निवेश की प्रवृत्ति जो थी वो बहुत सीमित थी। देखिए, निवेश करने की भी इन्वेस्टमेंट करने की प्रवृत्ति भी बहुत सीमित थी, कम थी, और बचत भी बहुत कम हो रहा था। तो ये दोनों प्रवृत्ति जो है ये सीमित थी। इसके कारण जो हमारी पूंजी निर्माण की दर है वो बहुत कम थी। लेकिन 5 वर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जब बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ के बाद सरकार ने उद्योग, कृषि, परिवहन, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि उद्योग में, कृषि में, परिवहन, बिजली, शिक्षा, इन क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद सरकार ने बहुत निवेश किया, जिससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हो गई। अब सरकार का उद्देश्य ही क्या था कि सरकार उद्योग पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। उसको पता था कि किस प्रकार से पूंजी निर्माण में और से ज्यादा विकास किया जा सकता है। तो उनका उद्देश्य था जो वो था, उद्योग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, कृषि को किस प्रकार से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और परिवहन जैसी परिवहन आने जाने की जो सुविधाएं हैं, यातायात सुविधाएं, उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, बिजली की सुविधा ज्यादा से ज्यादा कैसे दी जाए, और जो मेन फोकस था शिक्षा को जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया। इन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किए गए, जिससे कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हो सके, पूंजी निर्माण की दर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इन पे जो पंचवर्षीय योजनाएं, तो सरकार का उद्देश्य था इन पे ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। अब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको हमने पहले भी पढ़ा था। 1991 की नीतियों में विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया, जिससे पूंजी निर्माण और तेज हो गया। ठीक है, उदारीकरण को हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों चीज को पढ़ा कि उदारीकरण क्यों किया गया, निजीकरण क्यों किया, वैश्वीकरण क्यों लाया गया, क्यों किया गया। तो 1991 में 1991 की नीतियों में विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला, जिससे पूंजी निर्माण और तेज हो गया। ठीक है, जिससे पूंजी निर्माण में और बढ़ोतरी आ गई। आज के समय में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं पूंजी निर्माण को नई दिशा दे रही है। जो आज के समय में, आधुनिक समय में जो लागू किया है, एक तो मेक इन इंडिया जो है उसको, स्टार्टअप इंडिया इसका, और डिजिटल जो है जो बहुत ज्यादा आज के युग में सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रहा है वो। तो ऐसी योजनाओं को सरकार ने लागू किया, जिससे पूंजी निर्माण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और उसको एक नई दिशा प्रदान की जा सके।
भारत में पूंजी निर्माण का विकास लगातार प्रगति पर है। पूंजी निर्माण भारत में ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, लगातार वो कंटिन्यू मतलब प्रगति पर है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बताता है। हमारा देश कितना आत्मनिर्भर है, कितना उसका आर्थिक विकास हो रहा है, समृद्धि की नींव कितना समृद्धिशाली है, समृद्धि की नींव बन चुका है। ठीक है, समृद्धि कितना समृद्ध है हमारा भारत, आत्मनिर्भर कितना है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो भारत के पूंजी निर्माण का विकास किस प्रकार होता है, उसी पे ये सारी चीजें टिकी होती है। तो जब भारत में पूंजी निर्माण लगातार बढ़ रहा है तो उसके ऊपर हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा, समृद्धिशाली भी होगा, देश का आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है, अब है कि संवर्धन। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। संवर्धन का अर्थ है किसी चीज का विकास, सुधार और उन्नति करना। देखिए यहाँ पे संवर्धन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, किसी चीज का विकास करना, उसमें सुधार करना और उन्नति करना। ठीक है, उसका विकास भी करना, उसमें सुधार क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से उन्नति करना चाहिए वो। मानव पूंजी में संदर्भ में संवर्धन। मानव पूंजी का संवर्धन का मतलब है लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, क्षमताओं में वृद्धि करना ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन और सक्षम बन सके। किस प्रकार से मानव जीवन को और अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार से पूंजी निर्माण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो इस प्रकार से लोगों की शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर, कौशल पर और क्षमताओं में वृद्धि करना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और अधिक से अधिक वो सक्षम हो सके कार्य करने में। उदाहरण के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनके भविष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। अब देखिए उदाहरण के लिए हम अगर देखें कि अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो क्या होगा कि भविष्य में उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा कार्य कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। लोग ज्यादा कम काम कर सकते हैं। अगर हम उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे तो उनकी जो काम करने की क्षमता वो अच्छी रहेगी, वो बीमार नहीं होंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण देना रोजगार और आय को बढ़ाती है। कौशल की प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है, व्यवसायिक प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। ठीक है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी शिक्षा भाई उन्हें नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का व्यवसाय खोल लें, है ना, खुद के कौशल से वो कुछ अपना विकास कर सके और नए नए रोजगार प्राप्त कर सके। तो इससे क्या होगा कि कौशल का प्रशिक्षण देने से उनको रोजगार मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। आर्थिक संवर्धन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक संवर्धन करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और लोगों का जीवन स्तर सुधारना। आर्थिक संवर्धन का यहाँ पे अर्थ जो लगाया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से सुधारना। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई बच्चों को शिक्षा अच्छी देना है, स्वास्थ्य पर फोकस करना है, कौशल पर प्रशिक्षण देना है, तो ये सब चीज भी यहीं से कनेक्ट है कि उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना, अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और उसको बेहतर से बेहतर बनाना, और जिससे कि लोगों का जीवन स्तर भी और ऊंचा उठ सके, उनका जीवन स्तर और बेहतर बन सके। तो मानव पूंजी के संदर्भ में संवर्धन देखा, आर्थिक संवर्धन देखा हमने। अब इसके मुख्य उपाय क्या है कि औद्योगिकीकरण और कृषि में सुधार किया जाए। भाई औद्योगिकीकरण जो है, उद्योग है, उनमें सुधार किया जा सके, कृषि की जो पद्धति है उसमें सुधार किया जा सके। निवेश बढ़ाना, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी इनमें निवेश बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए। नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ लाना चाहिए, नवाचार, नई नई चीजों को लाना, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सके और बढ़ाया जा सके। नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नवाचार आएगा तो लोग अच्छा बेहतर से बेहतर करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ नया करेंगे, तो उससे भी हमारे देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा। रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना, किस प्रकार के लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके, उनका आय किस प्रकार से बढ़े, इस पर बहुत फोकस करना। तो रोजगार किस अवसर ज्यादा से ज्यादा उनको देना, आय के अवसर देना, जिससे उनकी आय ज्यादा से ज्यादा उन्हें आय मिल सके। भारत में मानव पूंजी संवर्धन के कुछ उदाहरण देखिए, क्षेत्र है, उदाहरण है यहाँ पे देखिए। मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा, है ना, डिजिटल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी भाई कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, है ना, उसको डिजिटल शिक्षा। अब आप देखे होंगे हर स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें बच्चों को वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई जा रही है और नई नई चीजें उनको उसमें दिखाई जाती है, जिससे उसके द्वारा भी उनको पढ़ाया जा सके, वो नई नई चीजों से
नई नई चीजों को जान सके, नई नई चीजों से अवेयर हो सके। तो इसलिए वहां पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है डिजिटल शिक्षा 2020। स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत पोषण का कार्यक्रम। ठीक है, स्वास्थ्य में क्या क्या, आयुष्मान भारत जो पोषण का कार्यक्रम, इसमें सभी जो लोग हैं जो भाई बहुत महंगी महंगी दवाइयां नहीं करवा सकते, तो उनके लिए आयुष्मान कार्ड सरकार ने योजना बनाई, जिससे वो इतने कुछ अमाउंट तय कर दिया और इसके अंदर वो स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने किया एक। इसके बाद कौशल के लिए PMKVY तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला। इसमें भी उनको नए नए कौशलों को नए नए कौशल सिखाए जाते हैं, नए रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रशिक्षण केंद्र में, जिससे उनके जीवन स्तर को, उनको रोजगार मिल सके और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। रोजगार, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया के द्वारा रोजगार देने की बात यहाँ पे हुई कि स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, मेक इन इंडिया बनाया गया कि यहाँ पे ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यहीं पे लोग सामान को तैयार करें, बाहर से ना लाएं, लोग यहीं पे छोटे छोटे उद्योग धंधे जो खोले, यहीं पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करना। ठीक है, तो एक स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का उद्देश्य था रोजगार देना। सारांश जो है, संवर्धन का मतलब है मानव और आर्थिक संसाधनों का विकास करना, मानव का भी विकास करना और आर्थिक संसाधनों का भी किस प्रकार से विकास करना चाहिए, समाज और देश दोनों की क्षमता और समृद्धि को बढ़ा सके। किस प्रकार से हम मानव का विकास करें और किस प्रकार से जो हमारे पास आर्थिक संसाधन है उनका हम विकास किस प्रकार से करें, इस पर जोर देना, ताकि समाज और जो हमारा देश है दोनों की क्षमता को, समृद्धि को बढ़ाया जा सके। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से ही मानव पूंजी का संवर्धन किया जा रहा है, जो आर्थिक संवर्धन की नींव है। अब देखिए, भारत में शिक्षा है, स्वास्थ्य है और विकास, कौशल विकास, इन तीनों पे फोकस करने के माध्यम से ही मानव जो पूंजी है उसका संवर्धन किया जा रहा है और जो आर्थिक संवर्धन है उसकी नींव है। किस प्रकार से इनके माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ाया जाए, है ना, मानव पूंजी को ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, तो हम शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और कौशल विकास के द्वारा हम आगे चल के मानव पूंजी का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर सकेंगे और आर्थिक संवर्धन की यही नींव भी है। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल के बारे में देखें तो भौतिक पूंजी करते उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और संसाधन। देखिए, भौतिक पूंजी के बारे में तो हमने पहले भी बात करी कि भौतिक पूंजी क्या है, ये आपको पता है। अब भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए उपयोग होने वाली वस्तु, मान लीजिए हम कोई वस्तु को उत्पादन करने जा रहे हैं, तो हम उत्पादन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हाथ से करेंगे, उसके लिए हमें मशीन, उपकरण, औजार सभी की जरूरत पड़ेगी, भवन की जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारे जो संसाधन है, उत्पादन के लिए जो उपयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं और संसाधन होते हैं, वो होती है भौतिक पूंजी। ठीक है, मुख्य ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन होता है। इसको बनाता कौन है, मानव बनाता है। भवन भी मानव बनाता है, औजार भी मानव बनाता है, उपकरण भी मानव बनाता है, मशीनें भी मानव बनाता है, नई नई टेक्नोलॉजियों का निर्माण भी मानव ही करता है। तो इस प्रकार इसका निर्माण कौन करता है, मानव। उदाहरण के लिए मशीनें और औद्योगिकी उपकरण, परिवहन, ट्रक, ट्रेन, भवन और गोदाम, औजार और उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लिया है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि मशीनें हो सकती हैं, औद्योगिक उपकरण हो सकते हैं, परिवहन, ट्रक, ट्रेन, जिसके द्वारा सामान को भाई यहाँ से वहां भी ले जाना, ले आना, भवन और गोदाम जहाँ पे हम सामान को स्टोर करके रख सकते हैं, औजार और उपकरण जिसके द्वारा सामान का उत्पादन किया जाता है। विशेषता क्या है कि ये दृश्य और मापने योग्य होता है, ये दृश्य भी होता है और मापने, भाई इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम माप भी सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे सामने होता है ये। जबकि मानव के अंदर जो चीज होती है उसको आप नहीं देख सकते हैं, मानव जो पूंजी की बात हुई उसमें आप नहीं देख सकते, लेकिन भौतिक पूंजी को तो आप अपने हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं, उसको मापा भी जा सकता है, इसमें भौतिक रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मानव पूंजी का अर्थ लोगों में मौजूद योग्यता, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन और विकास को योगदान देते हैं। ये हमने जान लिया है कि लोगों में जो योग्यता होती है, कौशल होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सबको उत्पादन और विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी ये मुख्य बिंदु, ये अदृश्य पूंजी होती है। अब मानव, अभी आपने देखा भौतिक पूंजी कैसी होती है, दृश्य होती है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी कैसी, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, हमारे अंदर रहती है, हमारा कौशल हमारे अंदर है, हमारी योग्यता हमारे अंदर है, हमारी शिक्षा अंदर है, इसको हम देख नहीं सकते, दृश्य
नहीं कर सकते। यहाँ पे दृश्य पूंजी, अदृश्य पूंजी होती है। उत्पादन क्षमता आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पादन की क्षमता के लिए और आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मानव पूंजी। भले ही दिखाई नहीं देती, वो हमारे अंदर रहती है। उदाहरण के लिए शिक्षित और कुशल लोग, शिक्षित और कुशल लोग बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे और आर्थिक विकास में सहायक होंगे। प्रशिक्षित मजदूर और तकनीकी कर्मचारी, अगर मजदूर प्रशिक्षित होगा, उसको प्रशिक्षण मिला होगा, ट्रेनिंग करा होगा, तो उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। और तकनीकी कर्मचारी जो है उनको, उनके साथ भी यही है कि उनको भी अगर प्रशिक्षित किया जाए और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। अनुभव और कार्य कौशल, किसी को बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कार्य करने का कौशल बहुत अच्छा है, तो वो हो सकता है मानव पूंजी में। स्वास्थ्य और सक्रिय जनसंख्या, अगर जनसंख्या स्वस्थ है और सक्रिय है, मतलब हर चीज में इन्वॉल्व है, वो सक्रिय रहती है, तो ऐसे भी मानव पूंजी के ये सब उदाहरण है। विशेषता क्या है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, पर इसके परिणाम आर्थिक उत्पादन में दिखते हैं। देखिए, इसे हम देख तो नहीं सकते, हमारे अंदर जो शिक्षा है, जो हमारी योग्यता है, कौशल है, इसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य होती है, पर यह हमारे आर्थिक विकास में बहुत सहायक होती है, हमारे आर्थिक उत्पादन में बहुत सहायक होती है। इसे देखा नहीं जा सकता, पर इसके जो परिणाम होते हैं उत्पादन में ये दिखते हैं, क्योंकि मनुष्य ही इन सब चीजों को बनाता है, उत्पादन करता है। मानव पूंजी के स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ही हमने देखा था कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान मानव पूंजी के स्रोत है। यह कौशल, ज्ञान और योग्यता का विकास करता है ना। कि शिक्षा, जो एजुकेशन है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सब जो मानव पूंजी है, इनके स्रोत है। इन्हीं के द्वारा वो अपने कार्य कर, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है, क्योंकि विद्यालय में वो जाके पढ़ सकता है, स्कूल में पढ़ सकता है, कॉलेज में जाके पढ़ सकता है, प्रशिक्षण संस्था में वो प्रशिक्षित हो सकता है। तो ये सब मानव पूंजी के स्रोत है। मानव पूंजी का निर्माण कैसे होगा, तो ये इनके स्रोत है। इनके द्वारा ही वो मानव अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। ये कौशल, ज्ञान और योग्यताओं का विकास करता है। ये ज्ञान और कौशल जो है उसके अंदर जो छिपाई है, उसकी योग्यता है, उसका विकास करता है, उसको निखारता है, उसको बाहर लाता है। स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अच्छे सेहत और पर्याप्त पोषण व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। भाई, अच्छा पोषण होगा, अच्छे खाने पीने की चीज होगी, अच्छी सेहत होगी, पर्याप्त पोषण व्यक्ति लेगा, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी और बहुत ज्यादा काम वो कर सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम, अब मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार दे रही है, टीकाकरण का जो कर रही है, पोषण जो दे रही है समय समय पे, वो मानव पूंजी में बहुत निर्माण है। वो इससे क्या है, मानव स्वस्थ रहेगा और आगे चल के पूंजी का निर्माण करेगा। मानव पूंजी का निर्माण करेगा और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सहायक होगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास, ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रम की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण क्या करते हैं, कार्यशालाएं क्या करती हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये क्या करते हैं कि प्रशिक्षण देते हैं और श्रम की उत्पादक कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे भाई हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं, कार्यशालाएं लगवा रहे हैं, उसमें हम उनको प्रशिक्षित करें, व्यावसायिक प्रशिक्षण हम उनको दे रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षित कर रहे हैं उनको। ये जो जितने श्रम है, ये उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो प्रशिक्षित होकर उत्पादन करते हैं। अनुभव और सीखना, कार्य अनुभव, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जीवन अनुभव कौशल क्षमताओं को बढ़ाते हैं, दक्षताओं को बढ़ाते हैं। कार्य करने का जो अनुभव है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जीवन का अनुभव है, कौशल और दक्षताओं को ये सब बढ़ाते हैं। जो अनुभव, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग जो है, अनुभव और सीखना, तो अनुभव से भी वो बहुत अच्छा करता है और ट्रेनिंग के द्वारा भी करता है, कौशल जीवन के अनुभव से करता है, कौशल और दक्षताओं को भी ये बढ़ाते हैं। निवेश और आर्थिक संसाधन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, परिवार और सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में किया गया निवेश मानव पूंजी का निर्माण करता है। देखिए, परिवार जो है और सरकार है, अब परिवार भी क्या करती है भाई, अपने बच्चों पे शिक्षा पे, अपने घर के लोगों पे स्वास्थ्य पे खर्च करती है। इसी प्रकार सरकार भी करती है। सरकार भी अपने देश की जनता पर, स्वास्थ्य पर, देश की जनता के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, उसके कौशल विकास, उसके व्यवसायिक सब में वो खर्च करती है। तो यहाँ पे परिवार भी खर्च कर रहा है, सरकार द्वारा भी जो शिक्षा, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण में किया गया निवेश मानव, तो जो परिवार खर्च कर रहा है वो भी मानव पूंजी निर्माण में सहायक है और जो सरकार कर रही है वो भी मानव पूंजी निर्माण में सहायक है। ठीक है, जिससे अब हम घर में जो सब
क्या करते हैं भाई, आपके घर में भी ऐसा है कि पढ़ाई पे पूरे खर्च कर जा रहे हैं, जिससे कि आप आगे चलकर कुछ अच्छा करें और भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें, देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास हो, आप कुछ अच्छा सीखेंगे तो इसलिए पूरा फोकस रहता है कि स्वास्थ्य पे खर्च किया जाए, शिक्षा पे खर्च किया जाए, ठीक है, और प्रशिक्षण किस प्रकार से उनको दिया जाए। तो यही काम परिवार भी कर रही है और सरकार भी कर रही है, जिससे कि भविष्य में मानव पूंजी को और बढ़ाया जा सके। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। सामाजिक मूल्य, नैतिक शिक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रशिक्षण व्यक्ति की क्षमता और उत्पादकता को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, सामाजिक मूल्य जो हो गया, समाज में मनुष्य रहता है, नैतिक शिक्षा हो गई, है ना, समाज में मनुष्य रहता है, मॉरल वैल्यूज समझता है, अपनी आसपास की चीजों को समझता है। नैतिक शिक्षा भाई समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना, कैसे अपने से बड़ों को सम्मान करना, कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प कैसे करना, अनुशासन में रहना, एक डिसिप्लिन में रहना। सांस्कृतिक प्रशिक्षण भी व्यक्ति को संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण जो उसको दिए जाते हैं, अपने कल्चरल से कि हमारा कल्चर क्या है, उससे जो भी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है अपने, तो ये व्यक्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें ये भी सहायक होते हैं और उत्पादकता को भी ये प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक मूल्य भी और सांस्कृतिक वातावरण भी, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो, नैतिक शिक्षा, है ना, और सांस्कृतिक प्रशिक्षण, ये सब हमारे व्यक्ति की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो हमने ये देखा है कि भाई हमारे जो मानव पूंजी के स्रोत क्या है और फिर किस प्रकार से वो हमारे सहायक है, किस किस तरह से सहायक है, अनुभव से सहायक है, निवेश और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, प्रशिक्षण कौशल है, तो ये आदि चीजें हैं जो मानव पूंजी के निर्माण में सहायक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भारत में पूंजी निर्माण के विकास में क्या क्या चीजें सहायक है, किस प्रकार से और सरकार ऐसी चीजें कर रही है, ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे भविष्य में और पूंजी निर्माण में विकास हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें मानव पूंजी निर्माण में के विकास में सहायक है और भविष्य में और भी क्या चीजें सहायक हो सकती है, तो उनको किस तरह से और अधिक बढ़ावा देना। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। भारत ने पिछले दशकों में पूंजी निर्माण में बहुत प्रगति की है। अगर यह रफ्तार इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में ना ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा अग्रणी रहेगा। तो आज के ये टॉपिक आपको कैसा लगा? टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।